दोस्तों, दिव्य साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। पूर्ण कहानी के बाद पूर्ण कहानी शॉर्ट नोट्स की वीडियो हमने आपके सामने यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण कहानी, जितने भी कहानी है उसके शॉर्ट नोट्स वीडियो में हमने अपलोड कर दिए हैं, जिसका आप अध्ययन कर नेट क्वालिफाइड कर सकते हैं। अब हम अगला वीडियो चालू करने वाले हैं। अगला वीडियो में अध्ययन करा रहे हैं नाटक। सबसे पहला नाटक जिसकी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो है अंजू दीदी, जो उपेंद्रनाथ अस्क कृत अंजू दीदी नाटक। अभी एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, इसलिए हम आपके समक्ष शॉर्ट नोट्स लेके उपलब्ध हुए हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि दिसंबर से पहले हम मूल पाठ का भी अध्ययन आपको करा सकें। तो अभी शॉर्ट नोट्स के साथ काम चला लेते हैं। उसके बाद हम आपके समक्ष अंजू दीदी का जो मूल पुस्तक है, मूल पाठ पूर्ण उसका अध्ययन करेंगे। जैसे हमने कहानी का अध्ययन पूर्ण किया है, उसके बाद आपके सामने शॉर्ट नोट्स लेकर उपलब्ध हुए थे। इसलिए अभी क्या है, दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, उसको देखते हुए फटाफट हम इसके शॉर्ट्स नोट्स ही देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। उपेंद्रनाथ अस्क कृत अंजू दीदी नाटक। नाटक कौन सा दिया गया है यूजीसी नेट के सिलेबस में? अंजू दीदी, जो उपेंद्रनाथ अस्क जी द्वारा रचा गया है, लिखा गया है। तो सबसे पहले जिस भी नाटककार हैं उनके हमको जन्म तिथि, उनके माता पिता, सारे जितने भी उसके काव्य संग्रह हैं सभी का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस नाटक के साथ हम उपेंद्रनाथ अस्क जी के द्वारा भी जो भी रचनाएं किए गए हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है, सभी लेके आपके समझ प्रस्तुत होंगे। चलिए हम चालू करते हैं बिना देर किए हुए। देखते हैं उपेंद्रनाथ अस्क कृत अंजू दीदी नाटक। इनका जन्म देखते हैं। उपेंद्रनाथ अस्क जी का जन्म 14 दिसंबर 1910, 19 जनवरी 1996। उपेंद्रनाथ अस्क कृत अंजू दीदी नाटक का हम नीचे क्या है संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। उनकी जीवनी देखते हैं। उपेंद्रनाथ अस्क जी का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के जालंधर नगर में 14 जनवरी 1910 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने लाहौर से कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। कहाँ से? लाहौर से कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में अध्यापन का कार्य किए। अस्क जी ने अपना साहित्यिक लेखन उर्दू में शुरू किया था। उन्होंने साहित्य लेखन कौन सी भाषा में शुरू किया था? उर्दू में शुरू किया था, किंतु बाद में वे हिंदी लेखक के रूप में जाने लगे। 1932 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की सलाह पर उन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया। किनके सलाह पर? मुंशी प्रेमचंद जी के सलाह पर। सभी को बारीकी से पढ़ना है मित्रों, याद रखिएगा, कहीं से भी प्रश्न किए जा सकते हैं, इसलिए बारीकी अध्ययन अत्यंत जरूरी है। 1933 में अस्क जी का दूसरा कहानी संग्रह। अस्क जी का दूसरा कहानी संग्रह कब? 1933 में। औरत और फितरत, इनकी दूसरी कहानी संग्रह का नाम है औरत और फितरत, प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। उनका पहला काव्य संग्रह प्रातः प्रदीप 1938 में प्रकाशित हुआ था। बम्बई में रहते हुए उन्होंने फिल्मों की कई कहानियाँ, पटकथाएँ, संवाद और गीत लिखे। उन्होंने 3 फिल्मों में काम भी किया, किंतु चमक दमक वाली जिंदगी उन्हें रास नहीं आई। उनकी कृतियों में देखते हैं उपन्यास संग्रह सितारों के खेल 1944, गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आँखें 1955, पत्थर अल पत्थर 1957, गर्म राग, शहर में घूमता आईना 1963, एक नन्ही किंदिल 1969, बांधो न नाव ठाव 1974, निमिषा 1980। सभी उपन्यासों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ ही याद रखना है। इनके क्रमानुसार उनको अरेंज करने के लिए क्रमानुसार उनको लिखना रहता है, वर्ष के प्रकाशन वर्ष के हिसाब से, तो सभी को प्रकाशन वर्ष के साथ याद रखिएगा। कहानी संग्रह है अंकुर 1949 में, नासूर 1949 में, डाची 1949 में, पिंजरा 1949 में, गोखरू 1949, छींटे 1949, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ 1958, फिर है पलंग 1961।
आकाशचारी 1966, मुक्त देशभक्त, कांगड़ा का तेली, टेबुलैंड, दई की शाम के गीत, काले साहब पिंजड़ा। नाटक देखते हैं। जय पराजय 1930 में, स्वर्ग की झलक 1938, छठा बेटा 1940, अलग अलग रास्ते 1943, कैद 1945, उड़ान 1946, तकल्लुफ 1948, पैतरे 1952, अंजू दीदी 1955। अंजू दीदी का प्रकाशन वर्ष कब था? 1955। अंधी गली 1955, बड़े खिलाड़ी, भंवर आदि। एकांकी देखते हैं। देवताओं की छाया में चरवाहे, तूफान से पहले कैद और उड़ान, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, साहब को जुकाम है, जोक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। पट नहीं है मित्रों, पर्दा है। सूखी डाली, भंवर, लक्ष्मी का स्वागत, पापी बतासिया, जीवन साथी, आंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे। काव्य देखते हैं। एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उमरिया की झलकियाँ, ज़्यादा अपनी कम। संस्मरण में देखते हैं, मंटो मेरा दुश्मन। और एक और है, फिल्मी जीवन की पराई 1959 में। आलोचना है, अन्वेषण की सहयात्रा, हिंदी कहानी, एक अंतरंग परिचय। आत्मकथाएं हैं अस्क जी के, रेखाएं और चित्र 1955, मंटो मेरा दुश्मन 56। भेंटवार्ता अर्थात साक्षात्कार, कहानी के इर्द गिर्द। अब देखते हैं अंजू दीदी नाटक के मुख्य बिंदु। हम अपना पूर्ण कोशिश करेंगे मित्रों कि आपके समक्ष अंजू दीदी नाटक का पूर्ण अध्ययन करें, मूल पाठ का उसका अध्ययन करें। अंजू दीदी नाटक का प्रकाशन 1955 में हुआ था। इस नाटक का मंचन 30 जनवरी 1954 को बम्बई हिंदी विद्यार्थी मंडल के द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में हुआ था। याद रखिएगा मित्रों, सभी जो लाइनें हैं अति महत्वपूर्ण हैं, तो बारीकी से अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस नाटक का मंचन कब हुआ था? 30 जनवरी 1954 को बम्बई हिंदी विद्यार्थी मंडल के द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में हुआ था। यह 2 अंकों का नाटक है। नाटक हमेशा अंकों में विभाजित रहता है। तो कितने अंकों का नाटक है मित्रों? याद रहता है कि अंजू दीदी नाटक कितने अंकों में विभाजित है? 2 अंकों। यह 2 अंकों का नाटक है। दोनों अंकों में 3-3 दृश्य है। दोनों अंकों में कितने कितने दृश्य हैं? 3-3 दृश्य हैं। पहले अंक का स्थान देख लेते हैं। दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक व कमरे खाने का कमरा, समय 1933, गर्मियों का दिन। कौन सा दिन था? गर्मियों का दिन था 1933। दूसरे अंक का स्थान का है, दिल्ली में अंजलि दीदी की का वही बैठक के स्थान और खाने का कमरा। कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद दूसरा अंक का प्रारंभ बताया गया। मित्रों, पूछा गया प्रश्न है कि कितने वर्ष बाद? तो 20 वर्ष बाद। और ये सर्दियों का दिन था दूसरे अंक में। पहले अंक में क्या था? गर्मियों का दिन था दूसरे अंक। और कब था? 1933। और दूसरा अंक था 1953, 20 वर्ष बाद सर्दियों का दिन। इस नाटक का उद्देश्य क्या है? अंजू दीदी यह नायिका प्रधान नाटक है। अंजू दीदी क्या है? नायिका प्रधान नाटक है। अस्क जी की सर्वाधिक लोकप्रिय और पूर्ण नाट्य कृति है। यह नाटक पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक है। इसमें यांत्रिक ढांचे में ढालने की प्रवृत्ति है। नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण से पारिवारिक घटन की समस्या है। पात्र देख लेते हैं। अंजलि, अंजू दीदी प्रमुख पात्र। लगभग इसका उम्र कितना था? 30 वर्ष। अंजलि दीदी क्या है इसमें की? अंजू दीदी प्रमुख पात्र है। इसकी उम्र कितनी थी? 30 वर्ष। सभी के उम्र याद रखिएगा मित्रों। श्रीपत है अंजू दीदी का भाई। अंजू दीदी का भाई है। कितना इसका उम्र है? 27-28। हमेशा इसको रूपरेखा में पढ़िएगा मित्रों। जैसे अंजलि है तो यहाँ ऐसे रूपरेखा करके यहाँ पे श्रीपत उसका भाई, और फिर ऐसा जितने भी पात्र हैं वो अपने हिसाब से ऐसे रूपरेखा से अध्ययन करिएगा तो बहुत जल्दी याद रहेगा और कभी नहीं भूलेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। इंद्रनारायण अंजू दीदी का पति है। अंजलि के पति का क्या नाम है? इंद्रनारायण, जिनका जो क्या है पेशे से वकील हैं और उनका उम्र क्या है? 38 से 40 वर्ष। अनीमा अंजू की सहेली है। नीरज अंजू का पुत्र है, जिसका कितने वर्ष का है? वो 11 वर्ष का। मुन्नी नौकरानी 25 वर्ष की। राधु नौकर है।
अब देखते हैं दूसरे अंक का पात्र जो कब चालू होता है, वो दूसरा अंक 20 वर्ष बाद। तो उसमें ओमी नीरज की पत्नी जो अंजलि का बेटा जो 11 वर्ष का था वो 20 वर्ष बाद उसकी विवाह हो चुका था। उसकी पत्नी का नाम था ओमी, अंजलि की जो बहू। अन्नो नीरज की मौसी, नजीर नीरज का दोस्त, श्रीपत नीरज का मामा, मुन्नी है, चपरासी, इंद्रनारायण है, नीरज कितना है उसमें पहले अंक में उसके 11 वर्ष था। अब वो कितने वर्ष का है, 31 वर्ष का। उसका विवाह हो चुका है। उसकी पत्नी का नाम है ओमी। इनका पुत्र हुआ है नीरज का 11 वर्ष का। अब दूसरे पात्र में 11 ठीक नीरज के वो जितने वर्ष का था उतने ही वर्ष का उसका पुत्र हुआ है नीरज, जिसका नाम है नीलम। अंजू दीदी नाटक का मुख्य कथानक देखते हैं। अंजू दीदी नाटक के कथानक का अभिजात्य वर्ग के परिवार से संबंध है। कौन से वर्ग से, अभिजात्य वर्ग से। नाटक की नायिका नाटक की नायिका अंजो, जिसका पूरा नाम अंजलि है, जिनके नाना जी ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें उनके नाना जी से ही जीवन को नियंत्रित अनुशासित रखने के संस्कार मिले थे। ये संस्कार उन पर हमेशा हावी रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा अखंड अहम झलकता रहता था। उसने अपने जीवन के साथ परिवार के सभी सदस्यों, यहाँ तक कि नौकरे के जीवन को भी अनुशासित कर रखा था। समय की पाबंदी की सनक अंजलि पर इस कदर सवार थी कि मनुष्य की सहज जिंदगी को घड़ी की तरह नियंत्रण बना देती थी। नाटक डाइनिंग कमरा से शुरू होता है। नाटक कौन से कमरे से, खाना खाने वाले कमरे डाइनिंग से शुरू होता है। पहले अंक में कौन था, गर्मी का समय था। नाश्ते में देरी होने के कारण अंजू दीदी अपने काम करने वाली नौकरानी मुन्नी पर गुस्सा होती है। अंजू दीदी का कहना है कि जीवन एक महान गति है, प्रातः एवं संध्या उसकी सुइयां हैं जो नियमबद्ध होकर एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। वह अपनी सहेली अनीमा की बातें करते समय कहती है, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरे घर भी घड़ी की तरह ही चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। सुबह 8 बजे ही सबको नहा धोकर नाश्ते के मेज है मृत्यु मेज पर उपस्थित हो जाना पड़ता था। उस समय तक नाश्ता नहीं पहुंचने पर मुन्नी को डांट व्यक्ति अपने विचारों और मान्यताओं को पड़ती थी। अहमवादी दूसरे पर थोपने का भरभस प्रयास करता है। इंद्रनारायण अंजलि के पति हैं। विवाह के पहले वे मनमौजी, फक्कड़ और लापरवाह थे। उनका व्यक्तित्व इतना सशक्त नहीं था, किंतु उन पर भी अंजलि का अहमवादी व्यक्तित्व नियंत्रण, अनुशासन का कठोर कुचक्र हावी हो जाता है। अनीमा जब कहती है कि जीजा को तो बहुत बुरा लगता होगा इस तरह का बंधन, तब वे कहती है, बुरा, बड़े सिटपिटाए थे, पहले पहल पर मोहन्हे ले ली ही आई अपने ढंग पर। सच कहती है, मुझे नीरज पर इतनी जान नहीं खपानी पड़ी जितने तुम्हारे जीजा पर। कोई भी तो अकल ना थी, ना सफाई का ख्याल, ना समय का। जानती हो कितनी माथापच्ची करनी पड़ी, इसके साथ कितनी भूख हड़तालें की है, कितनी बार रूठ कर पिया जा बैठी हूँ। इंद्र नारायण को नहीं चाहते हुए भी अंजू के अनुशासन व्यवस्था को ओढ़कर जीना पड़ता है। वे चाहकर भी चाट और पानी के बतासे नहीं खा सकते थे। तुरंत प्रेस किया हो कोट, पतलून, हैट, टाई वगैरह धारण करना पड़ता था। अंजू का भाई श्रीपत बिल्कुल विपरीत स्वभाव का है। वह मनमौजी, फक्कड़, घुमक्कड़ है। उसने अपनी ज़िंदगी में कोई भी कड़ा नियम नहीं पाला है। जब जो चीज़ चाहे करता है, खुश रहता है। वह अंजू के घर आकर उसे सभी व्यवस्था तंत्र को हिलाकर रख देता है। श्रीपत अपने भांजे से पूछते हैं, तू क्या बनना चाहता है? तब वह कहता है, मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजू दीदी समय के अनुसार नीरज को सिर्फ 2 घंटे खेलने के लिए मिलता था। कितना? सिर्फ 2 घंटे। वह अपने बेटे से कहती है, क्रिकेट बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। वह अपने बेटे को डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती है। इस प्रकार अंजलि अपनी इच्छाओं को अपने बेटे पर लाद कर उसकी इच्छाओं का गला घोट देती है। यही मानसिकता आज के जनमानस में भी देखने को मिलता है। हर माँ बाप अपनी बेटी बेटा को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और IPS बनाना चाहते हैं। बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोपकर उनके इच्छाओं और शौक़ को दफन कर दिया जाता है। किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब उसे मन से किया जाए। इसके विपरीत बिना मन से किया गया काम न घर का होता है न घाट का।
मनोविज्ञान के अनुसार इच्छाओं का कभी भी दमन नहीं करना चाहिए। इस अंजो के घर में तो किसी के इच्छा को का सम्मान ही नहीं किया जाता है। वह अपने घर वालों पर अपनी पसंद, अपना विचार, अपनी आदतें थोपते चली जाती है। मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए कुछ नियम बनाता है, परंतु एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया नियम हमेशा सभी के लिए उचित और फायदेमंद नहीं हो सकता, क्योंकि हर मनुष्य का स्वभाव और प्रवृत्ति अलग अलग होता है। हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार जीने की इच्छा रखता है, परंतु कुछ लोग अपने ही नियमों और बंधनों के अनुसार सबको चलाना चाहते हैं, अंजू दीदी की तरह। इनके घर में नियम की पाबंदियाँ अत्याचार की सीमा को पार कर जाती है। अंजलि के पति इंद्र नारायण के संवाद से स्पष्ट होता है। और अंजो जैसे चलाती है वैसे चलते जाते हैं का अंजो? दिया कभी शिकायत का मौका हमने तुम्हें? हंसते हैं, दिन में 3 बार नहाते हैं, चार बार हाथ पाँव धोते हैं, कम से कम 4 बार खाते हैं और 5 बार कपड़े बदलते हैं। सफाई, वक्त की पाबंदी, सभ्य समाज के तौर तरीके, सबका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। अंजो के साथ शादी करने के बाद पता लगा कि हम तो अजून थे, इसने आकर हमारा उद्धार कर दिया। इंद्र नारायण के इस संवाद से उनकी व्यवस्था स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि वे फक्कड़, मनमौजी और शिष्टाचार के अत्याचार रूपी शिकंजे में फंसे हुए मर्माहत थे। स्प्रिंग जितना अधिक दबाया जाता है वह उतना ही दबती है, लेकिन थोड़ा सा भी शिथिल पड़ने पर वह दोगुना ताकत से उछल जाता है। वैसे ही अंजू ने अपने पति को इतना दबा दिया था कि वे अंदर से विवश और व्याकुल थे। एक दिन इंद्र नारायण का साला श्रीपद उन्हें दिलरुबा होटल ले जाता है। कौन सा होटल? दिलरुबा होटल। और वहाँ पर उन्हें शराब पिलाता है। इस स्थिति में जब वे घर पहुंचे तब अंजू के अहम और उसके व्यवस्था तंत्र पर आसमान टूट पड़ता है, दिखाई देता है। जब इंद्र नारायण जी का शराब पीकर आना रोज की बात हो जाती है तो अंजू के लिए सहन करना सहनीय था। यह देखकर वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है, लेकिन उससे पहले वह बहू के रूप में ओमी को पसंद करके घर ले आई थी। वो जहर खाकर आत्महत्या करती है ना मित्रों, और ओमी को अपनी बहू बनाकर घर ले आ रहती है। अब बहू भी उससे सीखकर उसी रास्ते पे चलने लगी थी। अंजू की मृत्यु के बाद भी उसका कायदा कानून बरकरार था। अंजू की मृत्यु के बाद इंद्र नारायण शराब पीना छोड़ देता है और अंजू जैसा चाहती थी वैसा ही वो जीने लगता है। हमने बहुत शॉर्ट रूप में यह नाटक आपके समझ प्रस्तुत करने की कोशिश की है मित्रों। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही कम रूप में सारांश, बहुत इनके जितने भी महत्वपूर्ण पात्र हैं, जो पहला ही 2 अंकों में विभाजन है, सभी याद रखने हैं। जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके समझ लेके प्रस्तुत हुए हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद मित्रों।